नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हमारा जो है आधा महीना, इस प्रथम जो आपका महीना है यानी कि 2025 का ये प्रथम महीना यानी कि पहला महीना का आधा जो महीना है लगभग बीत चुका है, यानी कि 15 तारीख बीत चुकी है। आज है 16 तारीख और कल बेसिकली 15 तारीख को हमने जो विगत 14 दिनों में जो कुछ हमने पढ़ा था उसका हम लोगों ने कल रिवीजन किया था। और चूंकि क्वेश्चंस पहले क्या होता था कि हम लोग मंथली करते थे रिवीजन, लेकिन अब हम लोग क्या काम किया करेंगे कि 15-15 दिन पर कर लिया करेंगे, क्योंकि कूट के फॉर्म में प्रश्न है तो फिर टाइम लगता है उसको बताने में। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता था कि आप लोग को आधे आधे करके वीडियो को दिया जाए। तो विगत 14-15 दिन का हमने कर लिया है। अब जब 30-31 तारीख होगी तो हम लोग इधर 15-16 से लेकर के 31 जनवरी तक का कर लेंगे, और उसके बाद एक वीडियो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंपाइलेशन कर देंगे, जिससे आप वहां पर अपनी चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाया करेगा और बढ़िया सा आपका करंट अफेयर्स रेडी हो जाया करेगा। चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल का हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कल हमने 15 दिन का 14 दिन का हम लोग किया ही था पहले। ठीक है, तो आज हम लोग सीधे तौर पर क्या काम करेंगे, सीधे तौर पर हम लोग आज के टॉपिक पर आएंगे। और लेकिन उसके पहले हमने लास्ट डे आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, 12 जनवरी को बेसिकली राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते और समझते होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे आते हैं आज के टॉपिक पर। ओके, सबसे पहले टॉपिक आपके सामने है कि सोनमर्ग सुरंग का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। और अक्सर आप लोग जो है सुरंग जो होती हैं उनके या जो रेलवे टनल वगैरह होते हैं या कोई बड़ा ब्रिज होता है उसके बारे में अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलता है आपकी परीक्षा में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सुरंग या कोई रेलवे टनल या फिर कोई बड़ा ब्रिज अगर ऐसा चर्चाओं में रहता है तो वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बेसिकली वो सुरंग, वो टनल, वो ब्रिज कहां पर बनाया गया, उसकी लंबाई कितनी है, उसमें पैसा कितना खर्च हुआ, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया और कब उद्घाटन किया गया, और उससे क्या कुछ फायदा होगा, किन किन दो मार्गों को वो जोड़ेगा। ऐसा प्रश्न आपको यहां पर अक्सर देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसी चीजें चर्चाओं में रहा करें तो आप उसको अच्छी तरीके से देख लिया करें। तो आइए बिना देरी के हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले उद्घाटनकर्ता कौन है, आपके देश के प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी। और कब किया है तो आप कहेंगे सर 13 जनवरी को। कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। क्या नाम है सुरंग का? सोनमर्ग सुरंग परियोजना। ठीक है, ये तो एक फैक्ट आपको ये, दूसरा फैक्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 फैक्ट आपको एक लाइन से यहां पर देखने को मिलेंगे। और यही से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा तुरंत आराम से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा आपको कि बेसिकली ये सुरंग कहां पर किस किस को जोड़ेगी। तो बेसिकली ये सुरंग है, ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच लेह के रास्ते से सभी प्रकार के मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। यानी कि बेसिकली ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में जो लेह वाला आपका है रास्ता है वहां इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, लंबाई अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई इसकी कितनी है? 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग परियोजना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, इसको नोट डाउन करते रहिए। ऐसे ऐसे फैक्ट आपको कूट के फॉर्म में पूछ लेगा, आप गलत करके चले आओगे तो ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यह सुरंग लद्दाख क्षेत्र में निर्बाध और सुरक्षित संपर्क जो है क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी। बड़ी परियोजना अपने आप में ही है और इससे निश्चित तौर पर जो लद्दाख क्षेत्र है उसको बड़े स्तर पर फायदा मिलने को मिलेगा। और इसके अलावा जो पहले क्या होता था, इस रास्ते पर बेसिकली लैंडस्लाइड और बाकी अन्य समस्याएं देखने को मिलती थी, जो कि अब समाप्त हो जाएंगी। और इससे न सिर्फ जो है लद्दाख क्षेत्र को फायदा मिलेगा और इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा, बल्कि इससे रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और इसके साथ साथ में जो है पर्यटन को भी बड़े स्तर पर फायदा होगा, जिससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट करेगी। तो ये सारे फायदे यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये कि दरअसल जो पीडीएफ हम लोग करंट अफेयर्स कराते हैं, यहां पर करते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल जो पहले टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब ये टेलीग्राम पर पोस्ट ना होकर के आप लोग क्या करिएगा, गूगल प्ले स्टोर से डिकोड एग्जाम न्यू ये डालिएगा। वहां पर जो एप्लीकेशन आएगा उस एप्लीकेशन को डिकोड एग्जाम के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर एक टैब आपके सामने दिखेगा करंट अफेयर्स और आर्टिकल्स, इस नाम से एक टैब दिखेगा, उसको क्लिक करिएगा। डेली के अपडेट जो है करंट अफेयर्स आपको वहां से अपडेट हो जाया करेंगे। अभी फिलहाल 2, 4, 6, 10 दिन हो सकता है आपको डेली मिले, कुछ 1-1, 2 दिन बाद मिले, लेकिन अभी ट्रायल बेस पे हम लोग उसको कर रहे हैं और 7 जनवरी के बाद से लगभग कंटिन्यू रूप में जो है आपको वहां पर चीजें अपडेट हो जाया करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो आप टेलीग्राम पर नहीं मिला करेगा, एप्लीकेशन पर मिला करेगा। एप्लीकेशन पर आज ही अगर आपने एप्लीकेशन डिकोड एग्जाम का नहीं डाउनलोड किया है तो डिकोड एग्जाम न्यू
प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पर आईडी और पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड आप अपना फोन नंबर ही डाल सकते हैं और लॉगिन करके जो है वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई कोर्स परचेज करना होगा, जो भी कुछ करना होगा, सभी चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद शायद संभवतः जो है वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने इसी पर प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर सोनमर्ग परियोजना या सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। बहुत सीधा सा प्रश्न है। इस पर चाहता एग्जामिनर या चाहता मैं तो इस पर कूट के फॉर्म में ही प्रश्न आपसे बना सकता था, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट मैंने क्वेश्चन पूछ लिया बड़ी आसानी के लिए, ठीक है। अगर कूट के फॉर्म पूछता तो पूछ लेता कि ये किसको जोड़ेगा, इसकी लंबाई इतनी है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा। अच्छा, पैसा कितना खर्च होगा भाई साहब, ये भी शायद जहां तक मैंने इसमें मेंशन करवाया होगा शायद संभवतः, तो उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए 2700 करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटित किए गए थे। तो ये भी आपके लिए अमाउंट जरूरी है। कई बार फैक्चुअल डेटा के रूप में अमाउंट पूछ लेता है, खासकर जब आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पर जो योजनाएं परियोजनाएं आपकी होती हैं, वहां पर किस योजना को कितना बजट का आवंटन किया गया, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जब भी आप बजट पढ़ेंगे, जो कि अभी आने वाला है, वहां पर आप लोग डेटा को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो, तो कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? यह उद्घाटन किया गया भैया पीएम मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मियावाकी तकनीक ये अभी चर्चाओं में रही है और लगभग 1 साल पहले भी ये मियावाकी तकनीकी चर्चाओं में रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में मियावाकी तकनीक का जो है जिक्र किया गया था और अभी ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी आपको पता होगा कि महाकुंभ 2025 अभी जो है प्रयागराज में जो है चल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पर प्रयागराज क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, वहां पर दरअसल मियावाकी तकनीकी से जो है बड़े स्तर का जंगल या बड़े स्तर के जो है प्लांटेशन को वहां पर किया गया है, जिससे न सिर्फ जो है वहां पर आने वाले जो यात्री होंगे, जो यहां पर पर्यटक होंगे, जो तीर्थ यात्री होंगे, उनको फायदा मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ में प्रयागराज को एक बड़े स्तर की जो है सुकून वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु जो है वहां उनको मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, ठीक है। मियावाकी तकनीकी बेसिकली बहुत ही फास्ट तकनीकी मानी जाती है और जापानी एक विशेषज्ञ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की ये देन है, उन्हीं के नाम पर मियावाकी तकनीकी जो है इसका नाम पड़ा है। और इसमें क्या होता है कि एक बहुत कम टाइम के भीतर, बहुत कम समय के अंदर क्या होता है, एक बड़े स्तर के जंगल को जो है ग्रो कराया जाता है, अगर आप इस मियावाकी तकनीकी की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप एक ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है बहुत कम टाइम लगता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जो है क्या किया जाता है, पहले इसको चूज किया जाता है, कोई भी एरिया, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि बेसिकली मियावाकी जो तकनीकी होती है, खासकर जो तीर्थ स्थल वाले एरिया होते हैं वहां पर जो है लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, कि अगर हम कोई भी पौधे को अगर हम तीर्थ स्थल के आसपास लगाते हैं तो वहां पर लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खासकर भारत जैसे देश में जहां पर पेड़ों की पूजा की जाती है, चाहे वो नीम हो, आपका तुलसी हो, बरगद हो, पीपल हो, आम का पेड़, उसकी लकड़ियां, नीम का हुआ, इन सभी की पूजा की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उन पेड़ों को नहीं काटा जाता है, अपने आप में वो सुरक्षित रहते हैं। तो खासकर मियावाकी तकनीक का उपयोग तीर्थ स्थल वाले स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलता है भारत जैसे देशों में, क्योंकि वहां पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तो कोई खास एक जमीन जो है एक चूज की जाती है और उसके बाद क्या होता है, यहां पर मिट्टी की जांच की जाती है, सॉइल की जांच की जाती है कि मिट्टी वहां पर क्या है, और किसी प्लांट्स की ग्रो करने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, उन सभी कंडीशंस की यहां पर जांच परख की जाती है। उसके बाद जो है फिर बीजारोपण किया जाता है, फिर प्लांट्स जब थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर इसको रोपित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्लांट्स यहां पर लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जो है तेजी के साथ जो है ग्रो करते हैं और घने घने लगाए जाते हैं। आप कहेंगे सब तेजी के साथ ग्रो क्यों करते हैं, क्योंकि नजदीक नजदीक पेड़ होते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में क्या होता है कि तेजी के साथ ग्रो करते हैं। इसके अलावा चूंकि यहां पर इनको सभी फेवरेबल कंडीशन ग्रो करने के लिए मिलती हैं, इसलिए जो सामान्य तौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ जो होती है क्या होती है, 10 गुना से ज्यादा क्या होती है, तीव्र होती है। ऐसे में यह पेड़ न सिर्फ बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बल्कि जो है बहुत स्पीड के साथ में जो है ये यहां पर अपना अस्तित्व जो है बरकरार रखते हैं। स्थानीय प्रजातियों को ध्यान में रख करके लगाया जाता है और बहुत सारी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। 3 साल का लगभग समय लगता है। 3 साल के बाद ये जो बहुत तेजी के साथ एक बड़े क्षेत्र में जो है अपना अस्तित्व बरकरार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मियावाकी तकनीकी है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो है मियावाकी तकनीकी क्या है विस्तृत रूप से चर्चा आपसे पूछ लिया करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
टास्क मैं आपको देता हूं कि इसको आप लोग रेडी जरूर करिएगा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिएंगे कि प्रयागराज नगर निगम ने मियावाकी पद्धति से जो आपका कुंभ क्षेत्र है उसके आसपास बड़े स्तर पर, खासकर नैनी का जो एरिया होगा, इलाहाबाद प्रयागराज में जो रहने वाले लोग होंगे, निश्चित तौर पर नैनी और इधर कीडगंज का एरिया हो गया, रामबाग कीडगंज है ना, ये दारागंज के उधर का एरिया, आप सभी लोग जानते होंगे। प्रयागराज वाले खासकर जो तैयारी वहां पर कर रहे होंगे वो लोग भी जानते होंगे कि किस तरीके से वहां पर इस फॉरेस्टेशन किया गया है इस मियावाकी तकनीकी से, ठीक है। हो सकता है प्रयागराज वाले भी ना जानते हों, ठीक है, क्योंकि वो सीधे गंगा जी नहाने चले गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा होगा उन्होंने तो उस बात को समझते होंगे, ठीक है। तो ये सारे डेटा यहां पर लिखे गए हैं कि लगभग कितने तरीके से यहां पर इसको ग्रो किया गया है। 55,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शहर में 10 से ज्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण जो है मियावाकी तकनीकी से किया गया। और जो नैनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, नैनी जो आपका उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज्यादा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 63 प्रजातियों के लगभग 1.2 लाख पेड़ लगाए। सोचो, लगभग 1.5 लाख के करीब जो है प्लांटेशन वहां पर हुआ है, बड़े स्तर का प्लांटेशन हुआ है। निश्चित तौर पर कुंभ क्षेत्र में एक बड़ी जो है सुकून देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। चलिए बाकी आप देखते हैं क्या है मियावाकी तकनीकी। हालांकि हमने इसको समझा दिया आपका। बाकी जो मियावाकी शब्द है वो एक जो है व्यक्ति थे जापान के, क्या नाम था उनका, वनस्पति शास्त्री थे, यानी कि बॉटनी के साइंटिस्ट थे, अकीरा मियावाकी। उन्होंने ही इस पद्धति का निर्माण किया था 1970 में, तो उन्हीं के नाम से जो है ये मियावाकी तकनीकी जो है प्रसिद्ध हो गई है 1970 के आसपास, ठीक है। तो ये आप वहां से पढ़ लीजिए। बाकी इसको हम लोग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में पॉट प्लांटेशन भी कहते हैं, पॉट प्लांटेशन विधि भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। इसे प्रायः पॉट प्लांटेशन विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाना शामिल होता है, यानी कि बहुत नजदीक लगाया जाता है, ठीक है। और इसके कई सारे फायदे होते हैं, डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस पद्धति में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, जिससे यह सारे क्षेत्रों को एक व्यवहारिक समाधान प्राप्त करता है। आप लोग कुछ टाइम पहले जानते हो केरल में एक इसी तकनीकी से बड़े स्तर पर जो है क्या कहते हैं मियावाकी तकनीकी से ही बड़े स्तर का जो है फॉरेस्ट वहां पर डेवलप किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मियावाकी तकनीकी के लाभ बहुत सारे हैं, यहां पर सारी बातें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी की सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इन्हांस होती है। इसके अलावा जो है कार्बन सिंक के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो है जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी बहुत रिच होती है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रकार के पेड़, जीव जंतु और बाकी चीजें ग्रो करती हैं, और बहुत सारे अन्य फायदे होते हैं जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सिटी की जो एयर क्वालिटी होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार होता है, वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे दिल्ली के आसपास अगर मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। और जल से लेकर के जो है बहुत चीजें वहां पर देखने को मिलती है, मिट्टी का कटाव वगैरह सब कुछ रुकता है। और बाकी सब चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि क्या क्या जो है मियावाकी तकनीक के लाभ हैं। ये सब भैया आप लोग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये सब नोट्स बना सकते हैं। इतना जो मैं कंटेंट लिखता हूं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी लिखता हूं। नहीं तो मैं मियावाकी तकनीकी हल्का सा बता के मैं छोड़ देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग डिटेल्स में पढ़ें ताकि मेंस का कंटेंट आपको ऑलरेडी यहां पर रेडी हो जाए। और जैसा कि आप लोग को पता होगा पीसीएस और यूपीएससी में पेपर 2 और पेपर 3 टोटली करंट ओरिएंटेड है। यहां पर अगर आप करंट पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। बात को सीधे और सपाट तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न इस पर है कि बताओ हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मियावाकी का संबंध है किससे है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कैंसर की एक दवा है, या एक प्रकार का वन तकनीक है, या एक वायरस है? बिल्कुल सही बात क्या है, सी वाला ऑप्शन है, यानी कि यह एक प्रकार का वन तकनीक है, वन उगाने की तकनीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.84% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक डेटा, एक रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है। आप कहेंगे सर वो रिपोर्ट कौन सी है? तो अभी ये रिपोर्ट बेसिकली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी की है, और उस रिपोर्ट में दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में कुछ डेटा दिया गया है, जिसमें पवन ऊर्जा की बात की गई है, भूतापीय ऊर्जा की बात की गई है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं उसमें कितनी वृद्धि कितनी कमी हुई, उन पर एक डेटा, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके सामने देखने को मिलेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप यह भी जान लीजिए कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, और एक जो है अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, वो क्या होता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस और जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा बताओ भैया क्या होता है, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। नवीकरणीय ऊर्जा कैसे, नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय क्या होता है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया एक तरीके से, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये जो है निरंतर बनते रहते हैं, इसमें कोई इतना कमी नहीं होती है। और इनको अगर हम जैव ईंधन के रूप में अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, क्या पवन ऊर्जा आप क्या हो गया, ठीक है, आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से जो है विद्यमान है और ये लगातार बनते रहते हैं और जो है खत्म होते रहते हैं। अगर इनका इस्तेमाल हम जैव ईंधन के रूप में करते हैं तो क्या होता है, कार्बन एक्सेशन नहीं होता है और जो है देश में जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं होती है। लेकिन इसका ठीक विपरीत क्या होता है, अनवीकरणीय एक होता है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीकरणीय ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो कृत्रिम रूप से जो हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, प्राकृतिक गैसें हो गई, जिनके रिसोर्स क्या है बहुत ही लिमिटेड हैं, जो कि एक समय के बाद क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोयला क्या हो गया, जैसे कि आपका कोयला, तो कोयला क्या है, आपका लिमिटेड रिसोर्स है, ये एक टाइम के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोयला समाप्त हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो गए, प्राकृतिक गैस समाप्त हो गई, तो क्या करोगे भाई, तो डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, तो डिपेंडेंसी आपकी इन्हीं स्रोतों पर रहेगी जो ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। इसीलिए सरकार इन पर काम ज्यादा कर रही है कि ताकि, और इससे क्या होता, कार्बन एक्सक्रीशन भी नहीं होता है और ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या होते हैं, आपके लिए फायदेमंद होते हैं। इसीलिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जो है काम करती है। आपके एग्जाम में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भाई साहब, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। हालांकि मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए, तो डेटा जो रिपोर्ट अभी आपके सामने आई है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक बढ़कर 209 मतलब 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में कितनी थी, 180.80। देखो कितने बड़े स्तर की वृद्धि आपको यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। यानी कि जहां पर 2023 में 180.80 गीगावाट थी क्षमता, जबकि 2024 की अगर बात करते हैं तो 209.44 गीगावाट क्षमता इसकी हो गई है। अपने आप एक बड़ी वृद्धि देखने को मिलती है आपको। इसके अलावा यह सालाना आधार पर 15.84% फीसद की उल्लेखनीय वृद्धि को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि वार्षिक रूप से इतनी वृद्धि कर रहा है, ठीक है। यह रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में सौर ऊर्जा में 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ इस वृद्धि का नेतृत्व करेगी और इसकी संचयी स्थापित क्षमता में 2023 में 73.32 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 97.86 गीगावाट तक 33.47% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि अभी जो सौर ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है 2024 में डेटा की बात करते हैं तो 97.86 गीगावाट की वृद्धि। ये दोनों डेटा, ये डेटा आपके सामने और ये डेटा आपके सामने जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डेटा को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। अब पवन ऊर्जा पर भी डेटा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग चाहें तो पवन ऊर्जा वाला भी डेटा आप यहां पर देख सकते हैं कि पवन ऊर्जा ने भी इस विस्तार में योगदान दिया है। 2024 में अतिरिक्त 3.42 गीगावाट स्थापित होने से कुल पवन क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है, 48.16 गीगावाट हो गई है, जो 2023 से 7.64% वृद्धि को दर्शाता है। ये एग्जैक्ट डेटा आप लोग देख लेंगे कि 2023 में क्या था, फिर 2000, इसको आप टेबल से बना सकते हैं कि फिलहाल 2023 में क्या था, फिर 2024 में क्या हो गया और वार्षिक स्तर पर वृद्धि कितनी हुई, वो डेटा। तो तीन डेटा आप अलग अलग जो है यहां पर टेबल बनाकर के आप जो है अलग अलग तरीके से ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि 2023 में कितना था, 2024 में कितना हो गया और वार्षिक वृद्धि जो हुई वो कितनी होगी। इस तरीके से आप जो है टेबल बना करके अपने डेटा को याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर और भी डेटा दिए गए हैं जिसको आप लोग आराम से यहां पर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारे डेटा ये देखो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वैसे मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बायो एनर्जी के बारे में भी दिया है, ठीक है। जो आपका बायो एनर्जी होता है उसके बारे में भी यहां पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर 2024 में कितना हो गया, ये बायो एनर्जी हो गया आपका 11.35 गीगावाट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है बेसिकली, ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके संबंध में।
तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का आपको चयन करना है कि बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहला है आपके सामने कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता जो है आपके सामने, ये आपका डेटा देखा है 209.44 जो है गीगावाट। बिल्कुल अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। और दिसंबर 2023 में कितना था, ये 180.80 था। दूसरा, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। ये फैक्ट आपको ऑलरेडी यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहां पर, ठीक है। ये डेट 6 नंबर का पॉइंट तो है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या है आपके सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो यहां पर सी वाले पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई साहब, अब टॉपिक नंबर 4 है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने शायद करा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से हम इसके डेटा को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी जो द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट है, और उसके अनुसार अभी क्या हुआ है कि भारत में जो GHG था, यानी कि जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी कितनी कमी हुई, उस पर डेटा रिलीज किया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की क्या हुई, कमी दर्ज की गई है। और यही डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 2019 की तुलना में 2020 में जो है कितना कमी दर्ज की गई, तो 7.93 की, ठीक है। और इसके अलावा यह कटौती टिकाऊ और कम कार्बन वाले भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो 2021 में पार्टियों के 26वें सम्मेलन यानी कि COP26 में क्या हुआ था, COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान की गई 2070 तक शुद्ध कार्बन यानी कि नेट कार्बन जो एक्सक्रेशन होगा 0, इसका लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि COP 2026 के दौरान की गई 2070 तक शुद्ध कार्बन 0 उत्सर्जन हासिल करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नेट जीरो जो है उसका लक्ष्य कब तक है, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य जो है रखा गया है, ठीक है। और कब ये रखा गया है, COP26 में ये रखा गया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा COP21 के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे। 2015 में COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 21 समिट हुआ, और वहां पर जो है पेरिस समझौता हुआ, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और पेरिस समझौता में सौर गठबंधन ISA भी बना था, आप यह भी जानते होंगे। और वहीं पर दरअसल कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पर क्या किया गया था, वहां पर यह लक्ष्य रखा गया था कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है, और साथ ही में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जल्द से जल्द करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। तो ये सब लक्ष्य जो है COP21 में निर्धारित किए गए थे, इसी के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसके अलावा और भी यहां पर डेटा दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो है आप वहां पर एप्लीकेशन पर इन डेटा को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर के डेटा थे इंपॉर्टेंट, वो हमने येलो से कर दिया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब फैक्ट आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको जो है अलग अलग तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ओके। चलो, अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग पूछ रहा है कथन, सही नहीं है, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो को बताना है आपको, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपके सामने कि 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना हुआ, 7.93 की कमी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट डेटा सही है आपका, बिल्कुल ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 का 21वां सत्र 2015 में पेरिस में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, पेरिस समिट के बारे में आप लोग जानते होंगे। उस समय मैं MSc कर रहा था 2015 में, मुझे याद है, ठीक है। तो वहां पर एग्जामदार ने, मुझे लगता है शायद प्रश्न भी मुझे पूछा था इसी COP21 पर एग्जामदार ने प्रश्न पूछा था, मैंने बता दिया था, मजा आया था मुझे बहुत ज्यादा। चलो, फिर तीसरा कथन क्या है, यानी कि ये कथन भी सही है। और सी कथन क्या है कि COP15 के दौरान की गई 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन हासिल करने के लक्ष्य का निर्धारित किया गया है। नहीं, यह गलत है, यह COP15 में नहीं हुआ था। 2070 तक नेट कार्बन का, नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है वो COP26 में रखा गया है। ये देखिए आप लोग यहां पर, ये देखिए COP26 के दौरान, यानी कि 2070 तक अगर आपसे कोई पूछे कि भारत द्वारा बेसिकली नेट जीरो
कार्बन का लक्ष्य कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप कहेंगे 2070 तक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये डी वाला फैक्ट है कि 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा खपत 28.7 गीगाजूल है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो बाकी ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, यानी कि सी इज द रॉन्ग आंसर एंड सी इज द, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी। चलो अब यहां पर 3 प्रश्न आपके सामने है, मतलब सॉरी 5वां टॉपिक है नौसैनिक जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, ये अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को राष्ट्र को क्या किया गया है, समर्पित करेंगे, इसीलिए जो है चर्चाओं में है। और 15 जनवरी को मुंबई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सेम फैक्ट यहां पर ऊपर वाला दिया गया है। ठीक है, 3 जो है जहाजों को, नौसैनिक जहाजों को, जिसमें क्या नाम है, आईएनएस सूरत है एक, दूसरा आईएनएस नीलगिरी है और आईएनएस वागसीर है। इसको कहां पर करेंगे, 15 जनवरी को, कहां पर, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में। ठीक है, इतने फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी यहां पर हमने इन जो तीनों जो जहाज हैं इसके बारे में हमने डिटेल्स में यहां पर जानकारी आपको दे रखी है कि ये जो तीनों जो आपके जहाज हैं, इन तीनों जहाज के बारे में कुछ कुछ फैक्ट यहां पर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, जैसे कि P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक जहाजों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और यह अत्याधुनिक हथियार जो है क्षमताओं से क्या है, लैस है अपने आप में। ठीक है, और दूसरा क्या है, P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज आईएनएस नीलगिरी, ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें उन्नत उत्तरजीविता, समुद्री यात्रा और चुपके के लिए उन्नत विशेषताएं, यानी कि एक तरीके से सीक्रेट मिशन के तरीके से रहेगा, काम करेगा ये। तो ये तीनों जहाजों के बारे में यहां पर हमने दे रखा है डिटेल्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इन्हीं के बारे में, इसके बारे में, यानी कि तीनों जहाजों के बारे में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था हमने आपको बता दिया कि बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इन तीनों जहाजों का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, और जहाजों के बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा, जो कि हमने आपको यहां पर दे दिया है। ठीक है, चलो अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर नौसेना डॉकयार्ड से 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक जहाजों के नाम लिखे गए हैं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो कहां पर, मुंबई में किया गया है, 15 जनवरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर 6 है BAPS नेल्सन मंदिर, ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि बेसिकली अभी जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ये अभी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं, ऑफिशियल जो है विजिट है उनकी, वहां पर बेसिकली लंदन में उन्होंने ये जो BAPS नेल्सन मंदिर है उसका जो है वहां पर इसका पूजा अर्चना उन्होंने की है और इसी के बारे में यहां पर डिटेल्स में जानकारी आपको दी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन के प्रसिद्ध BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर, आप लोग श्री स्वामीनारायण मंदिर के बारे में आप बखूबी जानते होंगे और इसके मंदिर आप जानते होंगे कि अक्षरधाम वाला मंदिर भी आप जानते होंगे इनके बारे में। और उत्तर प्रदेश में जो एक छपिया एक स्थान पड़ता है, छपिया, ठीक है, और वहीं उसका मूल है, आप जानते होंगे गोंडा के पास शायद है, छपिया है, आप लोग शायद संभवतः जानते होंगे, कई लोग घूमने भी गए होंगे। छपिया में जो श्री स्वामीनारायण मंदिर जो है उसी का जो मूल है, सब कुछ जो चीज है वहीं से उनकी शुरुआत होती है, गुरु वगैरह, हिस्ट्री ज्यादा डिटेल्स में मुझे नहीं ध्यान है एग्जैक्ट, लेकिन मूल जो है छपिया से ही इसकी होती है। और उसी के बाद जो है वैश्विक स्तर पर श्री स्वामीनारायण जो संस्थान है अपने आप में बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर काम करता है। ठीक है, अक्षरधाम भी उसी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, तो BAPS स्वामीनारायण संस्था एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। सोचो, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है, आप सोच लीजिए, ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया में आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, सांस्कृतिक, कल्चरल और सामाजिक उत्थान यानी कि सोशल वेलफेयर करना है, ये इसका मेन मोटो है। किसका, ये जो आपका स्वामीनारायण संस्था है इसका मेन मोटो यही है। ठीक है, BAPS को सबसे बड़े और सक्रिय हिंदू समुदाय में से एक माना जाता है और नेल्सन मंदिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भी है बड़े रूप में। आप जानते होंगे दिल्ली में जो है अक्षरधाम मेट्रो है, वहां पर आप सभी लोग जानते होंगे, अक्षरधाम मंदिर गए भी होंगे। चलिए
BAPS श्री स्वामीनारायण यानी कि नेशनल मंदिर अवस्थित है कहां पर है? आगरा, मथुरा, हरिद्वार या लंदन? तो ये बेसिकली कहां पर है? लंदन में है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो आगे टॉपिक नंबर 7, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि सी डॉट और IIT जो मंडी है, क्या सी डॉट और IIT मंडी ने गतिशील स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का समझौता जो है अभी हाल ही में किया है। इसीलिए ये चर्चाओं में है और इसका बेसिकली मोटो क्या है? ये गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड की सुविधा बड़े स्तर पर जो है प्रतिस्थापित हो, इसी के लिए जो है ये सी डॉट और IIT मंडी ने जो है परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किया, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम होस्ट की सहायता से स्पेक्ट्रम दक्षता बढ़ाने के लिए विश्वसनीय और कार्यान्वयन अनुकूल वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसिंग यानी कि जिसको WSSS बोलते हैं एल्गोरिथम विकसित करना है। ओवरऑल कहने का मतलब है डिजिटलाइजेशन करना है एक तरीके से। आप मोटा मोटा आप यूं समझ लीजिए, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है कि सी डॉट ने निम्नलिखित में से किसके साथ में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके लिए? ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए। बाकी इसके अंदर बाकी अन्य टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, लेकिन वो नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो सेम एज इट इज वही प्रश्न कि सी डॉट ने किसके साथ समझौता कर गतिशील स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का समझौता किया है? IIT मंडी के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 8 है उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025। अभी हाल ही में जो है इसका आयोजन किया गया 13 जनवरी को पुणे। कहां पर? 13 जनवरी को पुणे में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसका विषय क्या है? विषय इसका है पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाने वाले उद्यमियों का सशक्तिकरण करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, थीम मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कोई भी जब सम्मेलन या कोई भी योजना होती है तो उसका जो थीम निर्धारित किया जाता है, जो उसका विषय निर्धारित किया जाता है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप उसको अच्छे तरीके से रेडी कर लिया करिए, ठीक है। तो ये थीम आप लोग रेडी करिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस योजना का उद्घाटन या किसने जो है इसको इनॉग्रेट किया, तो जो आपके केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, कौन भैया? डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और पशुपालन और डेयरी विभाग ने 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण माह भी घोषित किया। तो यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये जो आपका पशुपालन एवं पशु कल्याण माह है, ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? आप कहेंगे पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। और कब से कब तक के लिए किया गया है? तो आप कहेंगे 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले से पहले, है ना, एक दिन पहले, ठीक है। कुछ लोग वैलेंटाइन डे का नाम सुनकर खुश हो जाते होंगे, मत खुश हो। इस दौरान देश भर में जागरूकता अभियान से लेकर के अलग अलग कार्यक्रम जो है मौजूद जो है कराए जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह आपको बताना है कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया। नहीं भाई साहब, डेयरी जो मंत्री हैं आपके, उन्होंने किया, रंजन जी ने किया है, तो गलत हो गया आपका, बस ये वाला स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। दूसरा, उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन 13 जनवरी पुणे में किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है, 13 जनवरी को किया गया पुणे में, सही बात है। तो बस पहला वाला गलत है, यानी कि केवल एक आपका गलत है, बाकी क्या है आपका सही है दूसरा वाला कथन। तो देखो केवल एक कहां पर लिखा है? तो ए वाले में है, तो यानी कि ए वाला आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है। अब हैजा अभी चर्चाओं में है। हैजा चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अंगोला में हैजा के बड़े जो है केस वहां पर देखने को मिले हैं। और हैजा बीमारी आप लोग जानते होंगे, कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। और पहले जो है 90s में जो है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय गांव में हैजा बहुत फैलता था, बहुत फैलता था। बड़ी डेंजरस बीमारी मानी जाती थी भाई साहब, इंसान बचता नहीं था, बहुत मुश्किल से बचता था। हालांकि अब तो काफ़ी कुछ इस पर सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो आपकी कंट्रीज, जो साउथ की कंट्रीज हैं आपके, और अफ्रीका वगैरह में, यूरोप वगैरह में ये बड़ी मात्रा में आज भी फैलता होता है। अंगोला में बड़े स्तर पर यह फैला हुआ है। और विब्रियो क्लोरी नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उससे यह फैलता है। उल्टी दस्त जैसी शिकायतें होती हैं और डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। लंबे समय तक अगर ये नहीं सही होता है तो इंसान की मौत हो जाती है, इंसान एक्सपायर कर जाता है, ठीक है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। और बेसिकली ये जो है जो आप लोग जंक फूड खाते हैं, जो पॉल्यूटेड जो फूड मटेरियल्स खाते हैं, चाव के साथ में पिज्जा बर्गर जो खाते हो ना, एकदम खास कर, है ना, हर ठेले पर शाम के समय आप जाएंगे तो
हर ठेले पर मतलब जो लगते हैं वहां पर इतनी भीड़ रहती है। और मजेदार बात यह है कि फीमेल्स की संख्या बड़ी ज्यादा होती है। तो हालांकि मैं फीमेल्स क्या मेल फीमेल दोनों ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, पता चले कोई दिल पे ले ले आ रहा है, अच्छा अच्छा मुझे क्यों कह रहे हो, आप भी खाते होगे सर, है ना, तो दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत भीड़ रहती है और ये आपके संस्कृति और आपके जो है उसके लिए बहुत सही नहीं है, ना सिर्फ आपके जो है पेट के लिए बल्कि जो है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खान पीन वैसा आपका व्यवहार, ठीक है। तो ये जंक फूड इसको कहा जाता है, जो आप पिज्जा बर्गर खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना खाएं, खाएं, कम खाएं, बहुत कम खाएं, जब आपको लगे कि आपका टेस्ट थोड़ा सा बदलना चाहिए तब आप खाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब आप डेली गोलगप्पे खाएंगे, मोमोज खाएंगे, मोमोज बहुत नुकसान होता है, मोमोज बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट है, समझ लीजिए आप, बहुत हार्मफुल है। उसकी बनाने की प्रक्रिया से लेकर के उस तक बहुत, और दूसरा टिक्की बनाने से लेकर समोसे बनाने तक जो उसका ऑयल जो यूज करते हैं वो कैंसर कॉजेज होता है भाई साहब, कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो होता है। और कहीं ना कहीं जंक फूड आपके हार्ट अटैक के लिए भी बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि ऑयल बड़े फैट के रूप में आपके सामने इकट्ठा होता है और वही जो है आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर वो हार्ट अटैक का काम करता है। और इसके अलावा आपके बॉडी सिस्टम को बहुत ज्यादा, उसके इम्यून सिस्टम को वीक करता है और पेट में इंफेक्शन आपके स्टमक में बहुत करता है, लंग्स के सॉरी ये आपके जो है आपका जो इंटेस्टाइन है उस पर बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जो है डालता है ये। तो प्लीज आप लोग इससे अवेयर रहिए, मैं बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को कह रहा हूं। बादाम काजू ये सब खाइए, इनसे बचने का प्रयास करिए प्लीज, नहीं तो फिर हैजा जैसी बीमारियां होंगी। और जो स्टोन आजकल होता है, स्टोन बड़ी मामूली चीज हो रही है आजकल, स्टोन तो स्टोन भी होता है। और इसके अलावा जो इसमें एलिमेंट्स जो यूज किए जाते हैं जंक फूड में वो कैंसर काजेज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग ना सेंट वो लगाते हो ना, ये क्या डीओ वगैरह जो लगाते हो ना, वो सब महकने वाला, वो भी बड़ा हार्मफुल होता है भाई साहब। जिस दिन आपने लगाया और आपकी स्किन से वो टच कर गया ना, और अगर कहीं वो स्किन के साथ मेल खा गया ना, तो वहीं पर स्किन कैंसर होने के पूरे चांस रहेंगे। जिससे आप महकते और सुर लगाते हो ना ऐसे आगे पीछे ना दाएं बाएं, भाई साहब बड़ा डेंजरस वो भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, तो ये यहां पर जो मैंने बातें बताई हैं वही यहां पर लिखा हुआ है कि यह एक विब्रियो क्लोरी जीवाणु से होता है। कई बार आपके एग्जाम में कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है, कौन सी सॉइल बॉर्न डिजीज है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बायो वाले सेक्शन में आप लोग जो है जितने भी महत्वपूर्ण बीमारियां आपकी हैं उन सभी बीमारियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका उपाय क्या है, इसके अलावा वो जीवाणु से फैलता है कि विषाणु से फैलता है कि किससे फैलता है, और उस विषाणु या जीवाणु का नाम क्या है, यह भी जानकारी दरअसल आपको होनी चाहिए। तो बायो वाले सेक्शन में आप लोग आज ही आप लोग जो है उसको रेडी कर लीजिएगा। आज ही मैं आपको टास्क नंबर 3 देता हूं कि आप लोग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं वो आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टास्क नंबर 3 डिजीज, DISEASE डिजीज, ठीक है। ये डिजीज का चैप्टर हो गया, विटामिन का चैप्टर हो गया, ये बायो के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखो ये सब काम ना प्लीज आप लोग करते रहा करिए, क्योंकि जब हमारे साथ में आप लोग करते रहोगे ना, भले ही आपको 30-40 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहां पर आपको फायदा बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ काम करते रहा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो है प्रश्न है कि हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह है क्या, इससे टीबी होता है भैया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे टीबी होता है, टीबी। और HNMPVV ये वायरस इससे नहीं होगा। विब्रियो कोलेरा, बिल्कुल सही बात है, इसी से होता है, विब्रियो कोलेरी या विब्रियो कोलेरा जो भी नाम कह लीजिए, इसी से आपका होता है क्या, हैजा, ठीक है, हैजा। हिंदी में इसको और भी कुछ बोलते हैं, संस करके है, पता नहीं क्या नाम है उसका, हिंदी में इसको और बोलते हैं, संसूचक करके कुछ है नाम इसका। सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, फ्लेमिंगो महोत्सव अभी चर्चाओं में है। आंध्र प्रदेश में ये जो फ्लेमिंगो महोत्सव वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में खासकर, और यहाँ पर ये बेसिकली पक्षियों, विभिन्न प्रकार के पक्षियों, पशु पक्षियों का ये जो है महोत्सव होता है। पुलिकट झील के पास जो है इसका आयोजन किया जाता है, अभी चर्चाओं में रहा है ये। तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पुलिकट झील और नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा अभी हाल ही में। और इस महोत्सव के अंतर्गत पक्षी दर्शन पर्यटन पर आधारित गतिविधियां शामिल होंगी। और पुलिकट झील की अगर हम बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यह खारे पानी की, किसकी, खारे पानी की जो है झील है। और पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। यह फैक्ट आपके ज्योग्राफी में बहुत पूछता है भाई साहब, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो झील, जितनी महत्वपूर्ण झील है
खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, वैश्विक स्तर पर खारे और मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं, ये फैक्ट जरूर पूछता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको भी आज ही आप लोग जो है लूसेंट से या जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वहां से झील से प्रश्न जो आता है उसको आज ही जो है नोट बना करके अपने जो है टेबल के सामने आप लोग इसको लगा लीजिएगा। प्रश्न डैम से हो रहा है कि आने वाले दिनों में पूछेगा इससे पूछता है, विगत वर्षों में बहुत बार पूछा है, ठीक है, तो उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। मीठे पानी की झील, बड़ी झील, खारे पानी की झील, ये अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसमें डिस्प्यूट भी हो जाता है, ठीक है। चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि फ्लेमिंगो महोत्सव का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सिंपल सी बात है कि फ्लेमिंगो जो महोत्सव है, फ्लेमिंगो बेसिकली ये क्या है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं बेसिकली वो वहां पर आते हैं पुलिकट झील पे, है ना, जो प्रवास करते हैं एक लंबे समय के बाद आते हैं, जैसे कि आप लोग सारस वगैरह देखते होंगे ना, एक लंबी यात्रा करने के बाद आते रहते हैं, तो वैसे ही ये जो पुलिकट झील है वहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं और वहां पर बड़े स्तर पर जो है इसका वहां पर आयोजन होता है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब ये एक आपके सामने सूचना है कि दरअसल पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 हम लोग लॉन्च किए हैं डिकोड एग्जाम के माध्यम से, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, प्री का पीवाई क्विज आपका, मेंस का पीवाई क्विज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, डेली क्विज आपका प्री लेवल का, और आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल आपको मेंटरशिप, और इसके अलावा जो है सीसैट और हिंदी और निबंध के भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। आप जो है डिकोड एग्जाम की वेबसाइट के माध्यम से लेक्चर्स को देख सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक बार आप डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो को कितने बार एक्सेस कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। 18 महीने की हमारी वैलिडिटी होगी, 9 महीने के अंदर हमारा इस कोर्स को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अगर इंटरव्यू तक जाते हैं तो इंटरव्यू तक पहुंचने पर ही आपकी सभी की सभी फीस जो भी आप हमें अमाउंट देंगे वो अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे एज ए रिवार्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और नीचे दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप चाहें तो सीधे तौर पर आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, आप चाहें तो गूगल फॉर्म के लिंक पर भी जाकर के आप जो है जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर फॉर्म फिल करिएगा और वहां पर मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है आज का कि पुलिकट झील अवस्थित है कहां पर है, ये मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा, ये आपके लिए प्रश्न है आज का, ठीक है। और इसके अलावा एक निबंध लिखना है आपको, वर्तमान से भविष्य के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बड़ा अच्छा निबंध है, मैं कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप इस पर निबंध लिखें और बाकी इसको मैं अगले दिन समझा दूंगा, ठीक है। वर्तमान से भविष्य के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। मिलेंगे हम लोग कल 15 तारीख को। हम लोगों ने रिवीजन जो कराया था उसको आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप चाहें तो उससे भी जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी हमने नंबर मेंशन करवाया था, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा से मैं अपना नंबर मेंशन यहां पर कर दे रहा हूं। पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है और वहां पर जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नंबर में फटाफट जल्दी से आपके बीच में लिख दे रहा हूं, आप जल्दी से यहां पर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये देखिए 860, ठीक है, 860 और 44, ठीक है, 4409 और 201, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। आप यहां पर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पीसीएस की तैयारी से संबंधित कोई दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या पीसीएस में आपको एडमिशन लेना है, कोई अन्य दिक्कत होती तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 860, ऐसा 860 है, यहां पर 860 होगा, 860, ठीक है, और 4409-201, 3 तो 5 2 7 3 10, ठीक है। यहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0 लिखना भूल गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट क्लास और ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे बेसिकली और एक नए क्लास के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। बाकी आप सभी लोग शुरुआत करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठंड का मजा लेते रहिए, अच्छी एक कप चाय पीते रहिए। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से
कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा ऐसे राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।